जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस दूसरे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र में, जो कि ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी के द्वारा प्रायोजित है। आज इस दूसरे सत्र में हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख के बारे में बात करेंगे, जिसका टाइटल में दृश्यमान है डिस्प्लेसिंग हेरिटेज, यानी कि विरासत के साथ छेड़छाड़ जो है, ऐसा टाइटल लेखक के द्वारा दिया गया। हालांकि यह लेख बेनाम है। और एक और भी बात है कि आज के ही समाचार पत्रों में, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया में और द हिंदू में, दोनों में मिलाकर कुल 3 लेख आज प्रदर्शित हुए हैं, जो कि मात्र और मात्र एक ही मुद्दे पर है, और जिसका नाम हमें यहाँ दृश्यमान है। हमें कवर फोटो भी यहाँ रखी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बहुत चर्चित है और विवादास्पद भी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, हमें सबको मालूम है कि नया संसद भवन बनाने की यह महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक है, मगर यह महत्वाकांक्षी योजना दरअसल पारदर्शी नहीं है। इसका जो निर्णय था वो पारदर्शी नहीं था, इसलिए यह विवाद का कारण बनी है। तो पूरा लेख देखेंगे, और साथ ही में यह बात भी यहाँ आज कहनी है कि लेख सामान्य सा है, इसमें कोई अन्य आप समझ लीजिए संशोधन नहीं दिए गए हैं। इसीलिए हम लोग आज के इस पूरे सत्र को 4 भागों में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में दूसरा जो भाग रहेगा वो देखेंगे कि आज की यह जो सेंट्रल विस्टा योजना है, इसकी आवश्यकता क्या है। तीसरे भाग में, तीसरे चरण में हम लोग इसकी टीका देखेंगे, इसका प्रतिपक्ष देखेंगे, और साथ ही में चौथे भाग में हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है इस पूरे मसले के ऊपर, उसको भी उजागर करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करेंगे यह लेख की तस्वीर को देखते हुए। और अगर हमें इसे विषय संबंधी इसकी लिंक करनी है तो हम लोग इसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ रख सकते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो ऐसे इस तरह हम लोग इस मुद्दे को हमारी परीक्षा के साथ लिंक कर सकते हैं। देखेंगे आगे, तस्वीर देखते चलेंगे। देखिए, यह डिस्प्लेसिंग हेरिटेज नामक लेख है जो आज प्रदर्शित हुआ था, और जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम्स ऑफ इंडिया में इस मुद्दे के ऊपर 2 लेख प्रदर्शित हुए हैं, और वहीं द हिंदू में भी एक लेख प्रदर्शित हुआ है। हालांकि तीनों में सामान्य सी बातें की गई है और लगभग सब कॉमन बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इस सेंट्रल विस्टा को केंद्र में रखेंगे आज के इस हमारे एडिशन में, और यह जो पूरा मुद्दा है उसको देखने का प्रयास करेंगे। इसके पक्ष प्रतिपक्ष के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें यह समझना होगा कि यह जो सेंट्रल विस्टा है वो क्या है। दरअसल सेंट्रल विस्टा एक एरिया का नाम है जो कि नई दिल्ली में है, जिसमें कई सारे भवन जो है वे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, राजपथ एंड अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। ठीक है, यह पूरे प्रोजेक्ट में नए संसद भवन का निर्माण करने की बात है, नए सचिवालय का निर्माण करने की बात है, यानी कि नया सेक्रेटेरिएट, और साथ ही में जो सेंट्रल मिनिस्टर्स के जो आवास होते हैं, जो उनका रेसिडेंशियल हाउस होता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा या आप कह लीजिए सरकार के द्वारा उसे अलॉट किया जाता है, उसका भी यहाँ पुनः निर्माण करने की बात है इस पूरे प्रोजेक्ट में। तो ये बात हुई सेंट्रल विस्टा की। अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो संसद भवन, वो सचिवालय और मंत्रियों के आवास, ये 3 नए भवन बनाने की योजना है। इस पूरे आयोजन में ये 3 नए भवन को निर्माण करने की, विनिर्माण करने की बात है। ठीक है, जिसमें से जो संसद भवन है वो एक आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि सबसे बड़ा बनने वाला है, सबसे प्रभावी बनने वाला है, और कहा जा रहा है कि इसका जो शेप रहेगा वो ट्रायंगुलर रहेगा। एक ट्रायंगुलर शेप का यह बिल्डिंग रहेगा, अति अद्यतन रहेगा, इसमें कोई हमें शंका नहीं है। आज मॉडर्नाइज्ड युग है। और अगर इसके साइज की बात करें तो लोकसभा में 888 सांसदों की जगह जो है वो अब बन जाएगी, जो आज 545 की है।
इसकी क्षमता, नंबर ऑफ सीट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये थोड़ा अलग मुद्दा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा हो जाएगा। हम लोग इसके साइज की बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा नया संसद भवन बनने वाला है जिसमें लोकसभा के कुल 888 सांसद बैठ सकते हो। फिर चाहे 545 हो, 560 हो, 570 हो, 580 हो, कोई दिक्कत नहीं, मगर कुल 888 यहाँ बैठ सकते हैं, ऐसा निर्माण होने जा रहा है। प्लस राज्यसभा के बारे में अगर देखें तो 384 384 राज्यसभा की बैठकों का निर्माण जो है वो भी किया जा रहा है। जॉइंट सिटिंग के लिए भी यहाँ प्रावधान किए गए हैं और जॉइंट सिटिंग में लगभग 1250 से अधिक सीटों का निर्माण होने वाला है इस पूरे भवन में। साथ ही में ऐसा कहा जा रहा है कि 2022 तक यह प्रोजेक्ट संपन्न हो जाएगा और भारत की आजादी के 75वें वर्ष यानी कि 75वें वर्ष के अवसर पर इसका लोकार्पण किया जाएगा, यानी कि देश को अर्पित किया जाएगा, ऐसा मानना जा रहा है। प्लस इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एक गुजरात बेस्ड कंपनी को दिया गया है। HCP कंपनी है जो कि डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के साथ जुड़ी हुई है। यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, गुजरात स्थित है, इसको इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरी बात रही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में और इसकी लागत भी कुछ 1000 करोड़ के आसपास इसकी लागत भी हमें लगने वाली है। तो ये पूरी बात हुई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। अब अगर आगे देखें कि इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, तो इसमें भी कई सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को हमें एक्सप्लोर करना है और यही हमारे काम की चीज़ें हैं। ये सारी बातें जो है वे एलिमेंट्री है, ये हमें विकिपीडिया भी दे सकता है, इसमें कोई जो है एक्स्ट्रा बात नहीं है, मगर इसका जो पक्ष प्रतिपक्ष है वो जानने ज़रूरी है, यानी कि इसका इवैल्यूएशन करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखेंगे दूसरा मुद्दा जिसके तहत इस योजना की हमें आवश्यकताओं को तपासना है। तो इसकी सबसे पहली आवश्यकता हम लोग दे सकते हैं कि यह भवन पुराना है। पुराना होने के साथ साथ छोटा भी है और आज कई सारे गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उन लोगों को बाहर से ऑपरेट करना पड़ता है और वहाँ का किराया जो है वो आज एक्सचेकर से जा रहा है, तो ये किराया भी बंद होगा और ये जो भवन पुराना है वो भी अद्यतन होगा। तो ये एक इसकी आवश्यकता के पक्ष में जो है हम लोग बात कर सकते हैं। दूसरी आवश्यकता ये है कि दिल्ली सिस्मिक जोन 4-5 में पड़ता है, यानी कि अर्थक्वेक प्रोन जोन। क्योंकि यह बिल्डिंग पुरानी है तो ये सिस्मिक जोन के बिल्डिंग्स की जो नॉर्म्स है उसको सेटिस्फाई नहीं करती, उसको फुलफिल नहीं करती, तो एक आवश्यकता ये भी है। तीसरी बात, हमें मालूम है कि 2026 के बाद संभवतः लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो बढ़ने वाली है, सभ्य संख्या बढ़ने वाली है। तो ऐसे समय में पुराना जो बिल्डिंग है वो छोटा पड़ रहा है और ये जो भविष्य की ज़रूरियत है वो उसको भरपाई नहीं कर पाएगा। तो दिस इज ऑल्सो ए वन रीजन डिलिमिटेशन। हमें मालूम है कि 4th डिलिमिटेशन कमीशन ने 2026 तक ये जो लोकसभा की बढ़ती सीटें हैं लोकसभा राज्यसभा की उसको स्थगित कर दिया है। तो निसंदेह 2026 के बाद जब 2031 का सेंसस आएगा तो उसके बाद ये संख्या बढ़ सकती है, उसमें हमें कोई शंका नहीं है। प्लस इसका एक जो है ड्रॉबैक यह भी है यह पूरे भवन का, क्योंकि यह पुराना है तो पुराने होने की वजह से सुरक्षात्मक नहीं है। ओल्ड बिल्डिंग है तो सिक्योरिटी रीजंस के तौर पर भी जो है ये बिल्डिंग वायबल नहीं है। तो ये भी एक इसके पक्ष की बात हुई, इस योजना की आवश्यकता के पक्ष की बात हुई। तो ये सारे सब पक्ष हुए जिसके तहत सरकार जो है वो ऐसा बोल रही है कि नए बिल्डिंग की ज़रूरत है पूरे देश को। मगर जैसे मैंने बोला कि यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट विवादास्पद रहा, जब से इसकी घोषणा हुई तब से विवादास्पद रहा। हालांकि थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद भी, मगर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस योजना को 2-1 से जो है लीली झंडी या मंजूरी जो है वो दे दी है, जिसका जिक्र हम लोग आगे के चरणों में करेंगे। तो ये इसके
पक्ष की बात हुई, अगर हम इसके प्रतिपक्ष देखें यानी कि इस योजना की टीका देखें, क्रिटिसिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो सर्वप्रथम हम लोग देख सकते हैं कि यह भवन है, यह विरासत भवन है, यानी कि हेरिटेज बिल्डिंग ऑफ इंडिया, और इसे ग्रेड 1 में शामिल किया गया है। ग्रेड 1 बिल्डिंग ये होते हैं कि जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर विरासत के रूप में जिसकी महत्वता होती है उसे ग्रेड 1 में डाला जाता है, यानी कि द बिल्डिंग ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। हेरिटेज बिल्डिंग ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस कहना उचित रहेगा। तो ये एक प्रकार की ऐसी विरासत है, अगर इसको गिराया गया तो समझ लो कि भारत की विरासत जो है उसको ठेस पहुंचेगी, उसको हानि पहुंचेगी। तो ये एक पहला हमारा प्रतिपक्ष रहा, विरासत को हानि। दूसरी बात, हमें सबको मालूम है कि कोरोना महामारी है और इससे जो इकोनॉमिक लॉकडाउन ट्रिगर हुए हैं और जिससे हमारी आर्थिक खुमारी हुई है, आर्थिक हमें नुकसान हुआ है, तो ऐसे माहौल में जब अर्थतंत्र को पैसों की ज़रूरत है या कह लीजिए मनी सप्लाई की ज़रूरत है, तो ऐसे समय पर सरकार को इतना व्यय करना ऐसी चीज़ों में, वो भी अपने आप में एक बेहतर निर्णय नहीं है। ठीक है, तो कोरोना मंदी फिर भी आर्थिक खर्च, तो ये भी एक अपने आप में इसका प्रतिपक्ष हम लोग कह सकते हैं। तीसरा अगर पक्ष देखें तो यहां प्रजा की सहयोगी या आप कह लीजिए सहकार नहीं लिया गया। हमें मालूम है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और यह लोकतंत्र की नींव जो है वो हमारा संसद भवन है। और पार्लियामेंट बिल्डिंग इज एक्चुअली अ टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसी को नया बनाने के लिए प्रजा को पूछा नहीं जाए, प्रजा से बात ना की जाए, प्रजा के मत ना लिए जाए, प्रजा की जो आपत्ति है उसको जो है सुनने से इनकार किया जाए, तो वो किस हद तक वाजिबी है। तो ये इसका तीसरा प्रतिपक्ष रहा कि इन रिजेन्युएशन ऑफ टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी public consensus is avoided. The decision is not transparent. The decision is taken in a haste. यह पूरा का पूरा निर्णय पारदर्शी नहीं है, प्लस यह निर्णय उतावला निर्णय है। तो ये हम लोग इसका तीसरा प्रतिपक्ष कह सकते हैं। प्लस यहाँ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, पर्यावरण विद आपत्ति, क्योंकि thousands of trees will be cut to develop the entire project. इसकी भरपाई कौन करेगा? प्लस यह पूरा प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी नहीं हुआ है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी नहीं किया गया है, जो कि अपने आप में ही एक आपत्तिजनक बात है। एनवायरमेंटलिस्ट के साथ साथ कुछ ट्रांसपेरेंटलिस्ट भी है, ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट भी है, जो कि इस पूरे योजना का विरोध कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट्स ये भी विरोध कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ प्रजा का जो है कोई रोल ही नहीं रहा, प्रजा के पास से कोई जो है प्रस्ताव भी नहीं मंगाए गए, कोई उसकी बात भी नहीं सुनी गई प्रजा की, कि प्रजा से एक भी प्रकार के सजेशंस, कोई मत नहीं मंगाए गए। प्रजा को इन्फॉर्म भी एक घोषणा के रूप में ही किया गया। इनफैक्ट उनके ऑब्जेक्शन सुनने की बात तो जो दूर है, मगर इनके मत भी नहीं सुने गए। तो कुछ इसी कारणों से ये जो ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट है हमारे देश में, इन लोगों को यह पूरे प्रोजेक्ट से आपत्ति है। ठीक है, तो ये पूरी बात हुई इसके प्रतिपक्षों की, कि यह जो प्रोजेक्ट है वो क्यों टीका के लायक है, ये क्यों इसके ऊपर जो है वो विवाद पूरे देश में हो रहा है।
ठीक है, अब जो चौथा चरण है इसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे, जिसके तहत हमें मालूम हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने, 3 जजों की एक पीठ ने 2-1 से इस योजना को बहाली दे दी है, इस योजना को मंजूरी दे दी है। 3 जज बेंच 2-1 ग्रीन lights for this project. थोड़ा दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह पूरे मुद्दे के ऊपर स्टे रखा था कि वर्तमान सरकार जो है वो किसी भी प्रकार का इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं ले सकती जब तक हम लोग इस बात को नहीं देख ले, इस मुद्दे को नहीं देख ले। मगर फिर भी नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया और उन लोगों ने ऐसा बोल के शिलान्यास किया कि सरकार ने निर्णय लेने से रोका है, शिलान्यास करने से नहीं रोका, तो बहुत धूमधाम से किया। और 1-2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट आ गया है कि यह जो प्रोजेक्ट है वो बन सकता है, मगर इसमें सरकार को जो कुछ नॉर्म्स है, कुछ नियम है, उसका पालन करना होगा। उसके बाद यह प्रोजेक्ट जो है वो बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि भाई आप दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट जो है उसके तहत यह प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा। साथ ही में एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के जो परमिशन है वो भी लिए जाएंगे और इसका जो लैंड यूज है वो भी लेजिबल होना चाहिए। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी आदेश दिए है कि यह पूरे भवन निर्माण में इको फ्रेंडली चीज़ों का ही इस्तेमाल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट लिख देता हूँ। दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट, साथ ही में इको फ्रेंडली यूज ऑफ मटेरियल, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, फॉर बिल्डिंग फ्रॉम एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री। साथ ही में हेरिटेज कंजर्वेशन कमिटी, यह महत्वपूर्ण है, इससे भी परमिशन लेनी होगी। और यह पूरे भवन में एक स्मोग टावर का निर्माण भी सरकार को करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सारी सलाहों को साथ में लेकर सरकार निसंदेह 100% यह बिल्डिंग जो है, यह भवन जो है उसका निर्माण कर सकती है, यह प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के इस 3 जज के बेंच के फैसले के द्वारा सुनाया गया। तो दिस वाज ऑल फॉर सेंट्रल विस्टा। हमने 4 चरणों में देखा। प्रथम चरण जो था उसमें हमने सेंट्रल विस्टा के बारे में देखा कि यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट किया है। उसके बाद उसके पक्ष देखे कि आवश्यकता क्या है, साथ ही में उसके प्रतिपक्ष भी देखे तीसरे चरण में कि वाई इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड सिंस इट्स अनाउंसमेंट। और साथ ही में हमने आखिरी में सुप्रीम कोर्ट का एक जो ताज़ा फैसला था इस पूरे योजना के ऊपर, वो भी देखने का प्रयास किया। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले लेख के साथ, अगले संशोधन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।